बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर ख़ान। पढ़ पढ़ के थक गए होंगे बेटा आप, मैं भी पढ़ा के थक गया हूँ, यकीन माने। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपका वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक एंड वन ऑफ द वेरी फेवरेट ऑर्गेनिज्म कॉकरोच को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी आप घर के अंदर बुर्जी बना के खाते हो। कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच ना चैप्टर नंबर 10 फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट का फाइलम है। कॉकरोच वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ना वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर ना बाकायदा तौर पे रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन मौजूद होते हैं, और रेस्पिरेशन के लिए ना बाकायदा तौर पर इसमें जो सिस्टम होता है कॉकरोच में, हम उस सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। बड़ा एक हैरान कुन फैक्ट है कि ये जो कॉकरोच होता है ना, ये एयर को नॉस्ट्रिल्स की मदद से या माउथ की मदद से अंदर नहीं लेके जाता। हैरान कुन फैक्ट है कि ये नॉस्ट्रिल की मदद से या माउथ की मदद से एयर को अंदर नहीं लेके जाता। कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी इसके अंदर ना मेन एक जो ट्यूब होती है ना वो ट्रैकिया है, और वो जो मेन ट्यूब होती है उसका कनेक्शन बॉडी के एक्सटीरियरली जो ओपनिंग्स होती हैं जिनके साथ उसका कनेक्शन होता है, हम उन्हें कहते हैं दीज आर द स्पाइरेकल्स। यानी ये जो कॉकरोच की बॉडी होती है, कॉकरोच की बॉडी है ना, ये ऐसे है, नीचे बनी हुई है। कॉकरोच की जो बॉडी है ये इस डायग्राम को देखें आप। ये जो मेन ट्यूब है ना, ये जो ब्लू से आ रही है सारी, ये जो ये वाली ब्लू से आ रही है ना सारी की सारी, ये क्या है? ये ट्रैकिया है। और इस ट्रैकिया की लेटरल साइड पर बॉडी के जो अवे साइड है वहां पर जो ओपनिंग होती है ना, इस जगह को मैं लेबल करूं तो ये स्पाइरेकल्स होती हैं। ये क्या है? स्पाइरेकल्स। और ये जो ट्रैकिया आता है ना, इट इज लाइंड बाय द काइटिन। आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, उसमें आपने एक बात पढ़ी थी कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। एनिमल्स में भी होता है, और एनिमल्स में आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में होता है। तो ये जो ट्रैकियल मेन ट्यूब होती है ना, इट इज लाइंड बाय द काइटिन। और ये जो ट्रैकिया है आगे फर्दर डिवाइड करती है। इसका मतलब है ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई गई है ना आगे छोटी छोटी, ये वो ट्यूब्स हैं जिन्हें हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। और ट्रैक्यूल्स वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ट्रैक्यूल्स वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनका एक एंड ब्लाइंड होता है। वन एंड क्या होता है? ब्लाइंड, यानी एक एंड ओपन है और एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है। अगर आप इसी कॉकरोच की बॉडी को देखें तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो हेड है, नीचे वाला पार्ट जो है फिर इसका ट्रंक है सारा का सारा। उस ट्रंक में कुछ पार्ट को हम कहते हैं जी थोरैक्स, और फिर ये नीचे वाला सारा जो पार्ट होता है ये एब्डोमेन होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? एब्डोमेन। अब इसमें एमसीक्यू के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि कॉकरोच के अंदर ना कितने पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं। उसका आंसर है 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल। यानी पेयर्स में पूछा जाएगा तो फिर आप 10 बताओगे, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स। लेकिन अगर तादाद पूछी जाएगी टोटल, तो फिर हम बताएंगे जी टोटल 20 स्पाइरेकल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या हैं? स्पाइरेकल्स वो छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द कॉकरोच। यानी बॉडी की अवे साइड के ऊपर ना छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उन्हीं ओपनिंग्स को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। टोटल तादाद कितनी है? 10 पेयर्स हैं। ठीक है, पेयर्स में पूछा जाए तो 10 हैं, पेयर्स ना पूछा जाए तो फिर 20 बताना है। अच्छा, ये स्पाइरेकल्स ना लोकेट कहाँ पे करते हैं? देखो ये जो पहले दो बने हुए हैं ना, ये 2 पेयर्स ऑफ द स्पाइरेकल, दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन। 2 पेयर्स किधर है? थोरैसिक रीजन के अंदर है, थोरैक्स में। जबकि बाकी भी जितने भी पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे वो पेयर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। 2 pairs of spiracles are present in the thoracic region
while the rest of the 8 pair of spiracles are present in the abdominal region। अच्छा, कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने एयर को अंदर कैसे लेके जाना है और एयर को बाहर कैसे लेके आना है, ये बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन स्पाइरकल्स की बेटा आपने लोकेशन देखनी है। मैं आपको बता रहा था कि 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स ऐसे हैं जो थॉरेक्स के अंदर हैं। बाकी जितने भी पेयर ऑफ स्पाइरकल्स होना है, बाकी 8 पेयर्स बच गए हैं, और ये 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स वो होते हैं जो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल किधर है? थोरेसिक रीजन में, और रेस्ट ऑफ द 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। अच्छा, ये जो कॉकरोच की बॉडी है ना, ये यहाँ पर तो वर्टिकली बनाई गई है। अगर इस बॉडी को हम जरा हॉरिजेंटली बनाए ना तो ये ऐसे है। कॉकरोच की बॉडी को अगर आप हॉरिजेंटली बनाओ तो ये ऐसे है। कॉकरोच की बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मसल्स का अरेंजमेंट होता है, एंड दीज मसल्स आर अरेंज डॉर्सो वेंट्रली। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है हम इसको डॉर्सल कहते हैं, और जो नीचे वाली सरफेस होती है हम उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल। ऊपर वाली डॉर्सल है, नीचे वाली क्या है? वेंट्रल सरफेस होती है। और मसल्स कैसे अरेंज है? डॉर्सो वेंट्रली मसल्स हैं। अच्छा, जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे ना तो आप इस एरिया को देखें, ये वाला जो एरिया होगा ना ये ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा। ये एरिया क्या होता है? ऐसे एक्सपेंड कर जाता है जब एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होते हैं। अच्छा, जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एरिया ना ऐसे सिकुड़ जाएगा, ये ऐसे। तो एक्सपेंड करेंगे तब, जब एरिया एक्सपेंड करेगा तब करेगा जब एब्डोमिनल मसल्स ने रिलैक्स होना है, और ये एरिया सिकुड़ेगा तब जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर ना स्पाइरकल से अंदर आती है और स्पाइरकल से ही बाहर जाती है। हमने सिर्फ मैकेनिज्म को देखना है कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा। यही मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। इंस्पायरेशन के दौरान बेटा एक काम होता है, इंस्पायरेशन के दौरान कि इसके जो एब्डोमिन के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो एब्डोमिन है, एब्डोमिन के मसल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिन क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, जब एब्डोमिन एक्सपैंड होगा तो फर्स्ट 4 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स, पहले 4 पेयर स्पाइरकल्स के ओपन होंगे, पहले 4 पेयर स्पाइरकल्स के ओपन होंगे, एंड द एयर कंटेनिंग द मोर ऑक्सीजन इज पुश्ड इनसाइड। एयर क्या होगी? एक ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो अंदर आ जाएगी। अब आप खुद देखो, पहले 4 पेयर जब स्पाइरकल्स के ओपन होंगे, एयर स्पाइरकल्स की वजह से कहां पे आएगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया से आगे कहां पे जाएगी? ट्रैक्यूल्स के अंदर जाएगी, और फिर वहां से सेल्स की तरफ चली जाएगी जब पहले 4 स्पाइरकल्स के पेयर ओपन होंगे। अच्छा, अगली फेज में क्या होगा? जब एयर ने बाहर जाना होगा ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा? अब जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो एब्डोमिन जो पहले एक्सपेंड हुआ था अब वो क्या करेगा? वो एब्डोमिन कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, सिकुड़ना शुरू कर देगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू करेगा तो वो पहले 4 पेयर ऑफ स्पाइरकल जो पहले ओपन थे, अब वो 4 पेयर क्लोज हो जाएंगे, जबकि लास्ट 6 पेयर जो होते हैं, लास्ट 6 पेयर्स वो ओपन होंगे, और एक ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा वो बाहर चली जाएगी, आउटसाइड चली जाएगी। एक ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। अच्छा, इनकी ना पोजीशन इस तरीके से होती है, इनकी लोकेशन ऐसे है, इस वजह से इंस्पायरेशन के दौरान पहले 4 पेयर्स ओपन होते हैं, आखिरी 6 बंद रहते हैं। एक्सपायरेशन के दौरान आखिरी 6 ओपन होते हैं, पहले 4 पेयर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अगर आप इस कॉकरोच के दौरान ना पूरी रेस्पायरेशन में देख लें, एक बात तो मैंने बिल्कुल नहीं बताई कि एयर को कहीं मैंने ब्लड में डिसॉल्व किया और नहीं किया। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके अंदर ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है।
गैसेस जो है वो वहीं डिजॉल्व हो जाती हैं और वहाँ से सेल्स की तरफ चली जाती हैं। ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ आई बात? ये रेस्पिरेशन इन कॉकरोच है, लॉन्ग के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट के लिए आता है। स्पाइरिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पाइरिकल्स वर्किंग कैसे करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा है, ये बातें याद रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी आना चाहिए आपको। इसके बाद बताया गया जी रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के बारे में आपको एक बात बताऊं, डायग्राम से दिखाता हूं काफ़ी सारी बातें, कि फिश वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है इन्होंने जो भी ऑक्सीजन लेनी है वो एक ऐसी ऑक्सीजन लेनी है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर पड़ी होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर पड़ी होती है। आमतौर पे वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लंग्स मौजूद होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जबकि वो लंग्स आर नॉट मॉडिफाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में हैं। कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी, वरना वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, लंग्स की रिप्लेसमेंट के ऊपर गिल्स मौजूद होते हैं। ये जो फिश है ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है जो पानी को माउथ की मदद से अंदर लेके जाता है और गिल्स की मदद से बाहर निकाल देता है। माउथ की मदद से अंदर लेके जाएगा और गिल्स की मदद से बाहर निकाल देगा। फिश के अंदर ना दो कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। एक तरह की फिश वो है जो कार्टिलेजिनस फिश है और एक तरह की फिश वो है जो बोनी फिश है। दोनों में फर्क क्या बताया गया है? एक तरह की कार्टिलेजिनस फिश है और एक तरह की बोनी फिश है। अगर आप बॉडी ऑफ फिश को देखते हैं तो ऐसी बॉडी होती है, फिश की बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिनमें आमतौर पे क्या होता है कि जो गिल्स होते हैं ना ये इस साइड पर मौजूद होते हैं। फिश की अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी कुछ ऐसी है कि इनके अंदर या तो हेड पार्ट है या फिर ट्रंक पार्ट है। नेक तो होती नहीं है, हेड डायरेक्टली ना ट्रंक के साथ कनेक्टेड होता है। हेड जो होता है वो डायरेक्टली ट्रंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो तमाम फिशेस जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ना उनके अंदर ये जो फेरिंग्स होता है ना हेड के बिल्कुल साथ, वैसे फेरिंग्स को हम हलक को कहते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स जो होता है वहां पर आप उस जंक्शन के ऊपर देखेंगे इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस ना आपको गिल्स मिलेंगी और उन गिल्स के अंदर ना छोटे छोटे स्लिट्स भी होंगे जिन्हें हम गिल पोर्स कहते हैं, जिनकी मदद से माउथ की मदद से पानी अंदर आएगा और उन पोर्स की मदद से ना पानी बाहर चला जाएगा। ये छोटे छोटे पोर्स होंगे। जबकि कुछ फिश वो होती हैं जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं और वो तमाम जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें आम तौर पे क्या होता है, उनमें आम तौर पे आप ऑब्जर्व करोगे, उनके अंदर आप आम तौर पे ऑब्जर्व करोगे कि आपको ना जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से नहीं मिलेगा बल्कि बोनी कार्टिलेज होगा। उनके अंदर ना यहां पर एक कैविटी होती है, हम उस कैविटी को कहते हैं ब्रोंकियल कैविटी। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियल कैविटी। उसी ब्रोंकियल कैविटी के अंदर जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं और उस ब्रोंकियल कैविटी के ऊपर एक छोटा सा लिड होता है, लिड होता है जो गिल्स को कवर करता है। हम उस लिड को कहते हैं अपर कुलम। उस लिड को हम क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। तो मैंने पहले तो आपको दो तरह की फिश का कंपैरिजन बताया, ओवरऑल बताया कि फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिश उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनमें लंग्स नहीं है आमतौर पे, इनमें गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स आर मॉडिफाइड फॉर द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द फिश। कैटेगरीज बताई हैं, दो तरह की फिश हैं, एक तरह की कार्टिलेजिनस फिश है, एक तरह की बोनी फिश है। कार्टिलेजिनस फिश में क्या आता है, बोनी फिश में क्या आता है? मैंने कहा कि कार्टिलेजिनस फिश में पानी जो है वो माउथ की मदद से अंदर जाएगा और साथ में जो गिल्स हैं ये वो फेरिंग्स वाले जंक्शन पर पड़े हुए हैं। यहाँ इन गिल्स के अंदर छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनकी वजह से पानी बाहर चला जाता है। जबकि इन केस ऑफ द बोनी फिश, क्योंकि उनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, बोन्स पर मुश्तमिल है, तो इनके स्केलेटन के अंदर आप देखेंगे आपको साइड पर जो है वो ब्रोंकियल कैविटीज़ मिलेंगी जिनके अंदर गिल्स मौजूद हैं और उन्हीं गिल्स के ऊपर एक लिड होगा, हम उस लिड को कहते हैं अपर कुलम। तो पानी माउथ की मदद से जाएगा, अपर कुलम ऊपर होगा, पानी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। हमने मैकेनिज्म देखना है कि आखिर ना
किस तरीके से इनके अंदर ना रेस्पिरेशन हो रही है। अगर गिल के स्ट्रक्चर को देखें, ये इंपॉर्टेंट है जो बात अब बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ गिल, गिल के स्ट्रक्चर के अंदर ना ये आपको मिलेगा ऐसे आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर जो होता है वो ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक टिपिकल गिल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये ऐसे फिलामेंट्स हैं। और नीचे जो होता है हम इन्हें कहते हैं कि गिल रैकर्स हैं। ये एंटायरली ना एक गिल का स्ट्रक्चर बना है, ये जैसे ये बना हुआ है, नीचे वाला गिल रैकर, ये गिल फिलामेंट, और ये दरमियान में ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेबल किया हुआ है कि ये जी गिल आर्चेस होती हैं। अच्छा, गिल आर्चेस वो हैं जो फिलामेंट को और रैकर को आपस में कनेक्ट करवा रही हैं, ऊपर फिलामेंट नीचे रैकर्स, इनको आपस में क्या कनेक्ट करवा, आपस में कौन कनेक्ट करवाती हैं, ये कनेक्ट करवाती हैं गिल आर्चेस। इनका काम है कि किसको, फिलामेंट को और रैकर्स को आपस में कनेक्ट करवाना। देखो रैकर्स का काम आता है कि जब भी ना पानी है उसने बाहर जाना है ना, तो गिल्स में ना जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, आम तौर पे उनको ना यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है। यानी जब अपर कुलम ओपन हो और वहाँ से अगर बाज़-औक़ात वाटर एंट्री की कोशिश कर रहा हो ना, तो उस दौरान जो है वो रैकर्स का काम क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को इन्होंने ट्रैप कर लेना है। और फिलामेंट्स वो होते हैं जो रिचली सप्लाइड हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। रिचली सप्लाइड क्या है, विद द ब्लड कैपिलरीज, यानी वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो निकल के जो फिलामेंट्स के अंदर आएगी ना, और गिल जो है वो साइट ऑफ एक्सचेंज है वो इसी तरीके से आएगी कि फिलामेंट्स जो है वो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज हैं, और पानी में से ऑक्सीजन निकल के ना उधर आ जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िश के अंदर आखिर एक्सचेंज हो कैसे रहा है। फ़िश के अंदर ना आप ना हार्ट को याद रखें, चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ा, उसके अंदर कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ अभी पढ़ रहे होंगे। उस हार्ट के अंदर ना एक बात याद रखें कि जो फिश का हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट, यानी अगर आप ह्यूमन के हार्ट को देखते हैं तो वो डबल सर्किट हार्ट है, फिश का सिंगल सर्किट हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट कुछ ऐसे है कि उसके ना 4 चैम्बर बने हुए हैं। एक चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगले चैम्बर में जाता है, वहां से लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स से वो ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी की तरफ नहीं जाता, बल्कि दोबारा हार्ट में आता है। हार्ट से फिर मुख्तलिफ चैम्बर से होता हुआ एक फिर वेसल होती है जो बॉडी की तरफ लेके जाती है। डबल सर्किट हार्ट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हार्ट से 2 दफ़ा ब्लड गुजर रहा है, हार्ट से 2 दफ़ा ब्लड गुजर रहा है, तभी इट इज़ द डबल सर्किट हार्ट। लेकिन फिश का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है ना, वो हार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन से होता हुआ अल्टीमेटली दैट ब्लड इज पुश टुवर्ड्स द गिल्स। उस ब्लड को ना गिल्स की तरफ पुश करवा दिया जाता है। गिल्स में जब वो आता है तो अभी मैं आपको डायग्राम बता रहा था, गिल्स के अंदर जो है वो गिल फिलामेंट्स मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जी वाटर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। तो होता क्या है, आम तौर पे डायरेक्शन ऑफ द ब्लड और डायरेक्शन ऑफ द वाटर अपोजिट हो जाती है। ब्लड एक डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज होता है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। एक्सचेंज क्या होता है, बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। तो गिल्स के लेवल पर उस ब्लड में ऑक्सीजन भर दी जाएगी। अब वो ब्लड वापसी हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली बॉडी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है हार्ट में से सिर्फ एक दफ़ा ब्लड गुजर रहा है। तभी हम कहते हैं फिश का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। क्या होता है, सिंगल सर्किट हार्ट। तो इस तरह से ना वो सारा का सारा एक्सचेंज होता है इन केस ऑफ द फिश। तो फिश में रेस्पिरेशन कैसे होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग। फिर आखिरी टॉपिक रह जाएगा रेस्पिरेशन इन द बर्ड्स। देखो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। फ्रॉग उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल हैं जिनमें लंग्स जो हैं, अकेले लंग्स इतने सफिशिएंट नहीं है, इस काबिल नहीं है कि पूरी बॉडी के सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। लंग्स जो है वो इस काबिल नहीं है कि पूरी बॉडी के सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। इस वजह से फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर ना रेस्पिरेशन जो है वो 3 तरह से होती है।
3 साइड्स है फॉर द रेस्पिरेशन। और ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन की मदद से भी हो सकती है, और स्किन की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से भी हो सकती है। लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की मदद से भी हो सकती है, और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन मेनली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से ही होती है। मेनली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से ही होती है। और लंग्स के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ना चैम्बर्स बन जाते हैं ओवरऑल, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। लंग्स के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाएंगे। फ्रॉग को कभी भी आप किसी जगह पर बैठा हो ना, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो नीचे वाली सरफेस होती है ना ये बक्कल साइड है, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं। अंदर वाली साइड से देखें तो ये जो नीचे वाली सरफेस है ये ऊपर नीचे मूव करती रहती है जब भी फ्रॉग ने गैसियस एक्सचेंज करना होता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? लंग्स की मदद से जब रेस्पिरेशन होती है ना, बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है। देखो, ये माउथ को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रिल्स की मदद से वो एयर क्या होगी, वो अंदर जाएगी। कहाँ पर पहुंचेगी? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर जब बेटा एयर पहुंचेगी ना तो बक्कल कैविटी क्या होगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। वो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। जैसे वो डाउनवर्ड मूव करेगा, एयर अंदर सारी फिल हो गई है, अब बक्कल कैविटी के फ्लोर ने अपवर्ड मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है। अब इस वक्त ना नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आ चुकी है, बक्कल कैविटी का फ्लोर जैसे रेज होगा वो एयर क्या होगी, पुश हो जाएगी टुवर्ड्स द बैक। यानी वो एयर फिर कहाँ पे जाएगी, वो उस बक्कल कैविटी से ट्रैक के और अल्टीमेटली वो लंग्स तक चली जाएगी। इसका मतलब है ये जो बक्कल कैविटी है ना, यहाँ पर पहले एयर इकट्ठी हो रही है और फिर वो बैकवर्ड पुश हो रही है। और लंग्स जो हैं ये वो साइट है जहाँ पर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज है और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर इसने वापसी आना है, एक्सपायरेशन होनी है ना, तो यही पाथवे रिवर्स है कि लंग से एयर जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर आएगी। अब क्या होगा, अब बेसिकली मैंने बताया था कि पहले जो है वो नॉस्ट्रिल्स ओपन थे और माउथ क्लोज था। जैसे ही बक्कल कैविटी नीचे से रेज होती है ना तो वो दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब जब एयर इधर आएगी तो अब क्या होगा, वापसी जब लंग से बक्कल कैविटी के अंदर आएगी, इसका फ्लो रेज होगा, नॉस्ट्रिल भी ओपन हो जाएगा, साथ में माउथ भी ओपन हो जाएगा, एयर को बाहर पुश करवा दिया जाएगा। बुक में एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया गया, इंस्पायरेशन का बताया गया, और ये बताया गया कि इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। एक्सपायरेशन जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स होती है। देखो यही वाला यहाँ से आपको समझाता हूँ कि lungs in the frog are simply sac almost like the balloon when they are fully expanded. The inner surface of the lungs is increased by thin walled air chamber. जैसे आपको बता रहा था, the wall of these air chamber are richly supplied with the blood capillaries. These blood containing areas in the lungs are the main site of the gaseous exchange. अब वो हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया दूसरे पैराग्राफ में कि लंग्स के थ्रू जो हो रही है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। जैसे ही एयर एंटर होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ओपन है, माउथ क्लोज है। आफ्टर एंट्री ऑफ द एयर इन द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल जो है वो भी क्लोज हो जाते हैं। द फ्लोर ऑफ द इन स्पायरिकल्स की बेटा आपने लोकेशन देखनी है। मैं आपको बता रहा था कि 2 पेयर ऑफ स्पायरिकल्स ऐसे हैं जो थॉरेक्स के अंदर हैं। बाकी जितने भी पेयर ऑफ स्पायरिकल्स होना है, बाकी 8 पेयर्स बच गए हैं, और ये 8 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स वो होते हैं जो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल किधर है, थोरेसिक रीजन में, और रेस्ट ऑफ द 8 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। अच्छा, ये जो कॉकरोच की बॉडी है ना, ये यहाँ पर तो वर्टिकली बनाई गई है। अगर इस बॉडी को हम जरा हॉरिजेंटली बनाए ना तो ये ऐसे है। कॉकरोच की बॉडी को अगर आप हॉरिजेंटली बनाओ तो ये ऐसे है। कॉकरोच की बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मसल्स का अरेंजमेंट होता है, एंड दीज मसल्स आर अरेंज डॉर्सो वेंट्रली। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है हम इसको डॉर्सल कहते हैं, और जो नीचे वाली सरफेस होती है हम उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल।
ऊपर वाली डॉर्सल है, नीचे वाली क्या है, वेंट्रल सरफेस होती है। और मसल्स कैसे अरेंज है, डॉर्सो वेंट्रली मसल्स हैं। अच्छा, जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे ना तो आप इस एरिया को देखें, ये वाला जो एरिया होगा ना ये ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा। ये एरिया क्या होता है, ऐसे एक्सपेंड कर जाता है जब एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होते हैं। अच्छा, जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एरिया ना ऐसे सिकुड़ जाएगा, ये ऐसे। तो एक्सपेंड करेंगे तब, जब एरिया एक्सपेंड करेगा तब करेगा जब एब्डोमिनल मसल्स ने रिलैक्स होना है, और ये एरिया सिकुड़ेगा तब जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर ना स्पाइरिकल से अंदर आती है और स्पाइरिकल से ही बाहर जाती है। हमने सिर्फ मैकेनिज्म को देखना है कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा। यही मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। इंस्पायरेशन के दौरान बेटा एक काम होता है, इंस्पायरेशन के दौरान कि इसके जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के मसल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, जब एब्डोमेन एक्सपैंड होगा तो फर्स्ट 4 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, पहले 4 पेयर स्पाइरिकल्स के ओपन होंगे, पहले 4 पेयर स्पाइरिकल्स के ओपन होंगे एंड द एयर कंटेनिंग द मोर ऑक्सीजन इज पुश्ड इनसाइड। एयर क्या होगी, एक ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो अंदर आ जाएगी। अब आप खुद देखो, पहले 4 पेयर जब स्पाइरिकल्स के ओपन होंगे, एयर स्पाइरिकल्स की मदद से कहां पे आएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे कहां पे जाएगी, ट्रैक्यूल्स के अंदर जाएगी और फिर वहां से सेल्स की तरफ चली जाएगी, जब पहले 4 स्पाइरिकल्स के पेयर ओपन होंगे। अच्छा, अगली फेज में क्या होगा, जब एयर ने बाहर जाना होगा ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, अब जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो एब्डोमेन जो पहले एक्सपेंड हुआ था अब वो क्या करेगा, वो एब्डोमेन कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, सुकड़ना शुरू कर देगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू करेगा तो वो पहले 4 पेयर ऑफ स्पाइरिकल जो पहले ओपन थे, अब वो 4 पेयर क्लोज हो जाएंगे, जबकि लास्ट 6 पेयर जो होते हैं, लास्ट 6 पेयर्स वो ओपन होंगे और एक ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा वो बाहर चली जाएगी, आउटसाइड चली जाएगी। एक ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अच्छा, इनकी ना पोजीशन इस तरीके से होती है, इनकी लोकेशन ऐसे है, इस वजह से इंस्पायरेशन के दौरान पहले 4 पेयर्स ओपन होते हैं, आखिरी 6 बंद रहते हैं। एक्सपायरेशन के दौरान आखिरी 6 ओपन होते हैं, पहले 4 पेयर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अगर आप इस कॉकरोच के दौरान ना पूरी रेस्पायरेशन में देख लें, एक बात तो मैंने बिल्कुल नहीं बताई कि एयर को कहीं मैंने ब्लड में डिसॉल्व किया और नहीं किया। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके अंदर ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, गैसेस जो है वो वहीं डिसॉल्व हो जाती हैं और वहां से सेल्स की तरफ चली जाती हैं। ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ आई बात। ये रेस्पिरेशन इन कॉकरोच है, लॉन्ग के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट के लिए आता है। स्पाइरिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पाइरिकल्स वर्किंग कैसे करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा है, ये बातें याद रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी आना चाहिए आपको। इसके बाद बताया गया जी रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के बारे में आपको एक बात बताऊं, डायग्राम से दिखाता हूं काफ़ी सारी बातें, कि फिश वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है इन्होंने जो भी ऑक्सीजन लेनी है वो एक ऐसी ऑक्सीजन लेनी है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर पड़ी होती है, वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर पड़ी होती है। आमतौर पे वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लंग्स मौजूद होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जबकि वो लंग्स आर नॉट मॉडिफाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में हैं। कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी, वरना वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, लंग्स की रिप्लेसमेंट के ऊपर गिल्स मौजूद होते हैं।
ये जो फिश है ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है जो पानी को माउथ की मदद से अंदर लेके जाता है और गिल्स की मदद से बाहर निकाल देता है। माउथ की मदद से अंदर लेके जाएगा और गिल्स की मदद से बाहर निकाल देगा। फिश के अंदर ना दो कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। एक तरह की फिश वो है जो कार्टिलेजिनस फिश है और एक तरह की फिश वो है जो बोनी फिश है। दोनों में फर्क क्या बताया गया है? एक तरह की कार्टिलेजिनस फिश है और एक तरह की बोनी फिश है। अगर आप बॉडी ऑफ फिश को देखते हैं तो ऐसी बॉडी होती है, फिश की बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिनमें आमतौर पे क्या होता है कि ये जो गिल्स होते हैं ना ये इस साइड पर मौजूद होते हैं। फिश की अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी कुछ ऐसी है कि इनके अंदर या तो हेड पार्ट है या फिर ट्रंक पार्ट है। नेक तो होती नहीं है, हेड डायरेक्टली ना ट्रंक के साथ कनेक्टेड होता है। हेड जो होता है वो डायरेक्टली ट्रंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो तमाम फिशेस जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ना उनके अंदर ये जो फेरिंग्स होता है ना हेड के बिल्कुल साथ, वैसे फेरिंग्स को हम हलक को कहते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स जो होता है वहां पर आप उस जंक्शन के ऊपर देखेंगे इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस ना आपको गिल्स मिलेंगी और उन गिल्स के अंदर ना छोटे छोटे स्लिट्स भी होंगे जिन्हें हम गिल पोर्स कहते हैं, जिनकी मदद से माउथ की मदद से पानी अंदर आएगा और उन पोर्स की मदद से ना पानी बाहर चला जाएगा। ये छोटे छोटे पोर्स होंगे। जबकि कुछ फिश वो होती हैं जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं और वो तमाम जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें आम तौर पे क्या होता है, उनमें आम तौर पे आप ऑब्जर्व करोगे, उनके अंदर आप आम तौर पे ऑब्जर्व करोगे कि आपको ना जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से नहीं मिलेगा बल्कि बोनी कार्टिलेज होगा। उनके अंदर ना यहां पर एक कैविटी होती है, हम उस कैविटी को कहते हैं ब्रोंकियल कैविटी। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियल कैविटी। उसी ब्रोंकियल कैविटी के अंदर जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं और उस ब्रोंकियल कैविटी के ऊपर एक छोटा सा लिड होता है, जो गिल्स को कवर करता है। हम उस लिड को कहते हैं अपर कुलम। उस लिड को हम क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। तो मैंने पहले तो आपको दो तरह की फिश का कंपैरिजन बताया, ओवरऑल बताया कि फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिश उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनमें लंग्स नहीं है आमतौर पे, इनमें गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स आर मॉडिफाइड फॉर द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द फिश। कैटेगरीज बताई हैं, दो तरह की फिश हैं, एक तरह की कार्टिलेजिनस फिश है, एक तरह की बोनी फिश है। कार्टिलेजिनस फिश में क्या आता है, बोनी फिश में क्या आता है? मैंने कहा कि कार्टिलेजिनस फिश में पानी जो है वो माउथ की मदद से अंदर जाएगा और साथ में जो गिल्स हैं ये वो फेरिंग्स वाले जंक्शन पर पड़े हुए हैं, जहां इन गिल्स के अंदर छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनकी मदद से पानी बाहर चला जाता है। जबकि इन केस ऑफ द बोनी फिश, क्योंकि उनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, बोन्स पर मुश्तमिल है, तो इनके स्केलेटन के अंदर आप देखेंगे आपको साइड पर जो है वो ब्रोंकियल कैविटीज मिलेंगी जिनके अंदर गिल्स मौजूद हैं और उन्हीं गिल्स के ऊपर एक लिड होगा, हम उस लिड को कहते हैं अपर कुलम। तो पानी माउथ की मदद से जाएगा, अपर कुलम ऊपर होगा, पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। हमने मैकेनिज्म देखना है कि आखिर ना किस तरीके से इनके अंदर ना रेस्पिरेशन हो रही है। अगर गिल के स्ट्रक्चर को देखें, ये इंपॉर्टेंट है जो बात अब बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ गिल। गिल के स्ट्रक्चर के अंदर ना ये आपको मिलेगा ऐसे आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर जो होता है वो ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी एक टिपिकल गिल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये ऐसे फिलामेंट्स हैं और नीचे जो होता है हम इन्हें कहते हैं कि गिल रैकर्स हैं। ये एंटायरली ना एक गिल का स्ट्रक्चर बना है, ये जैसे ये बना हुआ है, नीचे वाला गिल रैकर, ये गिल फिलामेंट और ये दरमियान में ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेबल किया हुआ है कि ये जी गिल आर्चेस होती हैं। अच्छा, गिल आर्चेस वो हैं जो फिलामेंट को और रैकर को आपस में कनेक्ट करवा रही हैं। ऊपर फिलामेंट, नीचे रैकर्स, इनको आपस में क्या कनेक्ट करवा, आपस में कौन कनेक्ट करवाती हैं? ये कनेक्ट करवाती हैं गिल आर्चेस। इनका काम है कि किसको, फिलामेंट को और रैकर्स को आपस में कनेक्ट करवाना। देखो, रैकर्स का काम आता है कि जब भी ना पानी है उसने बाहर जाना है ना,
तो गिल्स में ना जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, आमतौर पे उनको ना यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है। यानी जब अपर कुलम ओपन हो और वहाँ से अगर बाज़ औक़ात वाटर एंट्री की कोशिश कर रहा हो ना, तो उस दौरान जो है वो रैकर्स का काम क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को इन्होंने ट्रैप कर लेना है। और फिलामेंट्स वो होते हैं जो रिचली सप्लाइड हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। रिचली सप्लाइड क्या है, विद द ब्लड कैपिलरीज, यानी वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो निकल के जो फिलामेंट्स के अंदर आएगी ना, और गिल जो है वो साइट ऑफ एक्सचेंज है, वो इसी तरीके से आएगी कि फिलामेंट्स जो है वो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज हैं और पानी में से ऑक्सीजन निकल के ना उधर आ जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िश के अंदर आखिर एक्सचेंज हो कैसे रहा है। फ़िश के अंदर ना आप ना हार्ट को याद रखें, चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ा, उसके अंदर कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ अभी पढ़ रहे होंगे। उस हार्ट के अंदर ना एक बात याद रखें कि जो फिश का हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट, यानी अगर आप ह्यूमन के हार्ट को देखते हैं तो वो डबल सर्किट हार्ट है, फिश का सिंगल सर्किट हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट कुछ ऐसे है कि उसके ना 4 चैम्बर बने हुए हैं। एक चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगले चैम्बर में जाता है, वहां से लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स से वो ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी की तरफ नहीं जाता, बल्कि दोबारा हार्ट में आता है। हार्ट से फिर मुख्तलिफ चैम्बर से होता हुआ एक फिर वेसल होती है जो बॉडी की तरफ लेके जाती है। डबल सर्किट हार्ट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हार्ट से 2 दफ़ा ब्लड गुजर रहा है, हार्ट से 2 दफ़ा ब्लड गुजर रहा है, तभी इट इज़ द डबल सर्किट हार्ट। लेकिन फिश का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है ना, वो हार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन से होता हुआ अल्टीमेटली दैट ब्लड इज पुश टुवर्ड्स द गिल्स। उस ब्लड को ना गिल्स की तरफ पुश करवा दिया जाता है। गिल्स में जब वो आता है तो अभी मैं आपको डायग्राम बता रहा था, गिल्स के अंदर जो है वो गिल फिलामेंट्स मौजूद हैं और यहां पर आप देखेंगे कि जी वाटर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। तो होता क्या है, आमतौर पे डायरेक्शन ऑफ द ब्लड और डायरेक्शन ऑफ द वाटर अपोजिट हो जाती है। ब्लड एक डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज होता है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। एक्सचेंज क्या होता है, बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। तो गिल्स के लेवल पर उस ब्लड में ऑक्सीजन भर दी जाएगी। अब वो ब्लड वापसी हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली बॉडी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है हार्ट में से सिर्फ एक दफ़ा ब्लड गुजर रहा है। तभी हम कहते हैं फिश का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। क्या होता है, सिंगल सर्किट हार्ट। तो इस तरह से ना वो सारा का सारा एक्सचेंज होता है इन केस ऑफ द फिश। तो फिश में रेस्पिरेशन कैसे होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग। फिर आखिरी टॉपिक रह जाएगा रेस्पिरेशन इन द बर्ड्स। देखो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। फ्रॉग उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल हैं जिनमें लंग्स जो हैं, अकेले लंग्स इतने सफिशिएंट नहीं है, इस काबिल नहीं है कि पूरी बॉडी के सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। लंग्स जो है वो इस काबिल नहीं है कि पूरी बॉडी के सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। इस वजह से फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर ना रेस्पिरेशन जो है वो 3 तरह से होती है। 3 साइड्स है फॉर द रेस्पिरेशन, और ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन की मदद से भी हो सकती है, और स्किन की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से भी हो सकती है। लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की मदद से भी हो सकती है, और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है हम उस रेस्पिरेशन को बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन मेनली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से ही होती है। मेनली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स की मदद से ही होती है। और लंग्स के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ना चैम्बर्स बन जाते हैं ओवरऑल, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। लंग्स के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाएंगे। फ्रॉग को कभी भी आप किसी जगह पर बैठा हो ना, अगर आप ऑब्जर्व करें
तो ये इसका ये जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, ये बक्कल साइड है, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं। अंदर वाली साइड से देखें तो ये जो नीचे वाली सरफेस है ये ऊपर नीचे मूव करती रहती है जब भी फ्रॉग ने गैसियस एक्सचेंज करना होता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? लंग्स की वजह से जब रेस्पिरेशन होती है ना, बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है। देखो, ये माउथ को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रिल्स की मदद से वो एयर क्या होगी, वो अंदर जाएगी। कहाँ पर पहुंचेगी? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर जब बेटा एयर पहुंचेगी ना, तो बक्कल कैविटी क्या होगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। वो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। जैसे वो डाउनवर्ड मूव करेगा, एयर अंदर सारी फिल हो गई है, अब बक्कल कैविटी के फ्लोर ने अपवर्ड मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है। अब इस वक्त ना नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आ चुकी है, बक्कल कैविटी का फ्लोर जैसे रेज होगा वो एयर क्या होगी, पुश हो जाएगी टुवर्ड्स द बैक। यानी वो एयर फिर कहाँ पे जाएगी, वो उस बक्कल कैविटी से ट्रैकिया और अल्टीमेटली वो लंग्स तक चली जाएगी। इसका मतलब है ये जो बक्कल कैविटी है ना, यहाँ पर पहले एयर इकट्ठी हो रही है और फिर वो बैकवर्ड पुश हो रही है। और लंग्स जो हैं ये वो साइट है जहाँ पर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज है और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर इसने वापसी आना है, एक्सपायरेशन होनी है ना, तो यही पाथवे रिवर्स है कि लंग से एयर जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर आएगी। अब क्या होगा, अब बेसिकली मैंने बताया था कि पहले जो है वो नॉस्ट्रिल्स ओपन थे और माउथ क्लोज था। जैसे ही बक्कल कैविटी नीचे से रेज होती है ना, तो वो दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब जब एयर इधर आएगी तो अब क्या होगा, वापसी जब लंग से बक्कल कैविटी के अंदर आएगी, इसका फ्लोर रेज होगा, नॉस्ट्रिल भी ओपन हो जाएगा, साथ में माउथ भी ओपन हो जाएगा, एयर को बाहर पुश करवा दिया जाएगा। बुक में एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया गया, इंस्पायरेशन का बताया गया, और ये बताया गया कि इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। एक्सपायरेशन जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स होती है। देखो, यही वाला यहाँ से आपको समझाता हूँ कि लंग्स इन द फ्रॉग आर सिंपली सैक ऑलमोस्ट लाइक द बैलून when they are fully expanded. The inner surface of the lungs is increased by thin walled air chamber. जैसे आपको बता रहा था, the wall of these air chamber are richly supplied with the blood capillaries. These blood containing areas in the lungs are the main site of the gaseous exchange. अब वो हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया दूसरे पैराग्राफ में कि लंग्स के थ्रू जो हो रही है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। जैसे ही एयर एंटर होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ओपन है, माउथ क्लोज है। आफ्टर एंट्री ऑफ द एयर इन द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल जो है वो भी क्लोज हो जाते हैं। द फ्लोर ऑफ द